लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और सारे प्यारे दोस्त बताएंगे एक मुस्कुराहट के साथ में। फायर फाइटर गणेश कुमावत, नेहा सोलंकी, प्रशांत जाटव, प्रियांशु कुमार, प्रवीण राणा, आरती पटेल, सिंघानी सिंह, रवि, प्रीति, बहुत बढ़िया, अंशु, बहुत शानदार, साक्षी, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आपका किसको, आप सब लोग जानते हैं, बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल को। ठीक है, कल हमने इसको शुरू कर दिया था, अब आगे हम इसको पढ़ना शुरू कर। चलो भैया, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं भैया। कल की क्लास में मैं आपको बता रहा था मिंटो प्रथम, और मिंटो प्रथम से आगे हमको पढ़ना शुरू करना था मार्विल हेस्टिंग्स, नॉट वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स नहीं है, वारेन हेस्टिंग्स नहीं है, मार्विल हेस्टिंग्स है। ठीक है, मार्विल हेस्टिंग्स के समय पर क्या हुआ, इन्हीं के समय पर मद्रास इसी के अधीन था। मैंने आपको बताया था जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो बाकी प्रांत इन्हीं के अधीन कर दिए गए। ठीक है, मद्रास हो आपका, या हम बोले आपका कौन सा बंबई क्षेत्र था, ये सब किसके अंतर्गत कर दिए गए, कोलकाता क्षेत्र बंगाल के अंतर्गत कर दिए गए थे। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। तो दरअसल में इसी के टाइम पर जो मद्रास का एक गवर्नर था, मद्रास में छोटा पद एक था, उसको लीड करने के लिए ये थॉमस मुनरो आया था मद्रास में। 1819 से 26 तक रहा ये, 1819 से 26 तक। टॉमस मुनरो भी इसको कई जगह आपको नाम लिखा मिलेगा। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में यहां आपको एक नाम दिख रहा होगा, सूर्यास्त का सिद्धांत, या जिसको हम सूर्यास्त कानून भी कहते हैं। सूर्यास्त कानून भी इसको हम कहते हैं। तो ये आप इतिहास में कई बार इस नाम को सुनेंगे, इसके बारे में समझिए। दरअसल में सूर्यास्त कानून था क्या, आप लोगों को पता होगा। स्थायी बंदोबस्त लागू किया कॉर्नवालिस ने, कब लागू किया था, 1793। ये बात पता है। 1793 में जब उसने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था 90% जो आपका रेवेन्यू है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा, और जमींदार के पास कितना था, वो 10% था। यानी जमींदार को किसानों से वसूलना था और ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था। क्या बात समझे। जो हम बात कर रहे हैं स्थायी बंदोबस्त की, स्थायी बंदोबस्त में क्या था, यहां किसान था, और किसान से टैक्स कौन लेते थे, जमींदार लेते थे। और जमींदार से वो प्यारे बच्चे कहाँ जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता था। ठीक है, किसान से जमींदार, जमींदार से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो इसी स्थायी बंदोबस्त के समय आया था ये सूर्यास्त कानून। कब, स्थायी बंदोबस्त के समय पर ही सूर्यास्त कानून आया था, और यही सूर्यास्त कानून लागू था आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी। ध्यान से समझना, ये दरअसल में सूर्यास्त कानून है क्या। इन्होंने बोला कि जमींदारों, तुमको एक तारीख को, जैसे आज मान के चले, आज आपका तारीख हो गई, जो भी तारीख है, आज कितनी तारीख है, आज 23 है या 24 है, आज 23 तारीख है। तो इन्होंने बोल दिया कि 23 तारीख को जमींदार तुम्हें ये टैक्स जमा करना है। 23 तक इनको जो टैक्स था वो जमा करना था, और 23 की शाम तक, यानी सूर्य अस्त होने तक अगर तुमने ये टैक्स जमा नहीं किया तो तुम्हारी जो जमीन है उसकी नीलामी कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, उसकी नीलामी कर दी जाएगी। बात समझे, किसकी नीलामी कर दी जाएगी। आवाज ठीक नहीं आ रही है क्या, एकदम ठीक है आवाज प्यारे बच्चे, देखेंगे ध्यान से। क्या बोलेंगे, तो इसकी नीलामी क्या कर दी जाएगी, किसकी, अगर आपने शाम तक, सूर्य अस्त यानी सूर्य डूबने तक, सनसेट तक आपने टैक्स नहीं भेजा तो जमीन की नीलामी। लेकिन ये तो स्थायी बंदोबस्त की बात थी, ये तो स्थायी बंदोबस्त में था। तो इसी सूर्यास्त के कानून को लागू कहां भी किया गया, आपका दोनों में, यानी रैयतवाड़ी में भी इसको लागू किया गया। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना, जो इसको लागू किया गया सूर्यास्त के सिद्धांत को, इसमें लगान की दर थी 1/3, कहीं कहीं इसको इससे ज्यादा भी वसूला गया। तो हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, 1/3 था ये। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को मालिक बनाया गया, जमींदारों का सिस्टम खत्म कर दिया गया। अब क्या हो गया, जो किसान था, रैयतवाड़ी, भाई स्थायी बंदोबस्त में क्या बताया मैंने आपको, पहले जमींदार
फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। तो ये किसान से सीधा अब किसके पास जाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास टैक्स किसान देने लग गया 1/3। जमींदारों का सिस्टम क्या हो गया? जमींदार का सिस्टम हो गया भैया खत्म, यानी बिचौलिए जो थे उनका सिस्टम खत्म कर दिया गया। किसान को बनाया गया, किसान को मालिक माना गया जमीन का, और वो जमीन को बेच या खरीद भी सकता था। तो किस व्यवस्था में किसान को मालिक समझा गया? वो व्यवस्था थी आपका, क्या बोलेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, कुमार हिमांशु पचौरी कह रहे हैं गुरुजी क्लास नहीं चल रही है। प्यारे बच्चे, क्या आप बताएंगे क्लास नहीं चल रही है क्या? यहाँ फोन में चेक कर लिया हमने, 2 फोन में चल रहा है भैया, एक बार बंद करके फिर से चलाएं आप, चलेगा? ठीक है जी। और चल जाए तो एक बार थम्स अप कर देना जिनके फॉर्म में चल रहा है। यहां तक की बात में खत्म। यही था, मैंने आपको तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध बताया। इसी ने पेशवा पद को क्या कर दिया था तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में? तब कौन था? यही हेस्टिंग्स था। इसने 1818 में तीसरे आंग्ल मराठा, जिसको हम पढ़ चुके हैं पहले ही, क्या खत्म कर दिया? पेशवा पद को खत्म कर दिया। ठीक है, चलो। इसके बाद में एमहर्स्ट आया, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, 1823 से 1828। बेंटिक बहुत महत्वपूर्ण है, आराम से नोट करेंगे बेंटिक के बाद, देखेंगे ध्यान से। चल रही है सर क्लास? रागनी गुप्ता कह रही है चल रही है भैया। बताओ मैं क्या खा रहा हूं? आज बना भैया हमारे सूजी का हलवा। तो गोला नहीं बच जाता उसमें, गोले कस कर डालते हैं, वो आ गया दांतों के बीच में। सती प्रथा का अंत किसके समय पर हुआ? क्या बोलेंगे? सती प्रथा का जो अंत हुआ, अब आप मुझसे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया सती क्या है? तो सती में आपको शायद नहीं बताया, बतानी फिर से सुने। प्राचीन काल में क्या था, अगर हम बात करें बहुत पुराने समय की, बहुत पुराने समय में जो महिला की स्थिति थी हमारे देश में, ये पूजनीय थी। नारी तू ही नारायणी वाला भाव था, बड़ी पूजा होती थी स्त्री की, बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। माँ बहन कोई भी हो, बड़ा सम्मान होता था। दूसरे की माँ बहन भी इसी तरह समझी जाती थी। लेकिन मध्यकालीन भारत आते आते, जब भारत पर अरबी और आक्रमण हुए, तुर्की आक्रमण हुए, तो महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। और उसके बाद में लोगों ने समझा कि पुरुष ऊपर है, पुरुष यानी कि प्रधान है, और महिला को अप्रधान माना गया। उन्होंने सोचा मुख्य व्यक्ति समाज में पुरुष है, डिसीजन लेने का अधिकार पुरुष को है। तो ये कब होना शुरू हुआ? मध्यकालीन भारत में महिलाओं की भागीदारी कम होती चली गई। लेकिन अभी वो चीजें सब बदल रही हैं, धीरे धीरे सब बराबर होता जा रहा है। बहुत जगह अभी भी नहीं है, बहुत जगह लोग अभी भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मर्द खुद को मर्द समझता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसमें उसमें वो अपने डिसीजन थोपना चाहता है। तो धीरे धीरे शायद चीजें दूर हो जाएंगी, जब अच्छा डिसीजन जो ले उसका सम्मान होगा, वो कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो। अच्छा, तो पहले क्या होता था कि मध्यकालीन भारत या प्राचीन समय से एक भारत में प्राचीन समय से एक प्रथा चली आ रही थी, जैसे ही पुरुष का देहांत हो जाएगा तो उसकी जो पत्नी है उसकी चिता पर, उसकी जलती हुई चिता पर जिंदी बैठेगी। समझ रहे हैं आप? जिंदा जला दिया जाता था एक महिला को। कहते थे जब इसका पति नहीं रहा तो महिला का क्या काम है, अब इस दुनिया में महिला का क्या काम है। और ये लोग बड़े लड़े, ऐसी क्रूतियां हमारे समाज में थी। लोग, अगर कोई विधवा हो जाती किसी का, अगर मान के चलो सती नहीं हुई, उसने बोल दिया मैं सती नहीं होंगी, मैं नहीं होती, उसने विरोध कर लिया, तो समाज उसको ऐसी दृष्टि से देखता था कि ये समाज में एक पापिन आ गई है। उससे सब लोग दूर भागते थे, ना कोई खाना दे सकता था, कहते कि अपवित्र कर देगी इस धरती को। तो ऐसी स्थिति महिलाओं की रही। लेकिन हमारे देश में ही समाज सुधारक पैदा हुए, जिन्होंने लोगों के लिए और क्या बोलेंगे, लोगों के प्रतिरोध को झेलते हुए बहुत सारे बदलाव देश में किए। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए हमारे देश में लड़े, क्रूतियों के लिए आपका अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती जी लड़े, स्वामी विवेकानंद जी लोगों को एनलाइटन किया, प्रकाशमान किया, ठीक है, वेदों के मैसेज लोगों को दिए कि भाई ऐसा नहीं था, ये आप लोगों ने बनाया, ये गलत है। तो सती प्रथा का अंत किसके समय पर हुआ था? बेंटिक के समय पर हुआ था। और किन के प्रयासों से हुआ? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। मैं आपको पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चे आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय, तब मैं बताऊंगा 1828 में उन्होंने एक ब्रह्म समाज बनाया था। दरअसल में उससे भी पहले 1815 में उन्होंने एक आत्मीय सभा बनाई थी, जो बाद में 1828 में क्या बन गई थी? आपकी ब्रह्म समाज बन गई थी। फिर उसी के प्रयासों से सारा काम मिल पाया, ठीक है। अच्छा, ठगी प्रथा का अंत। ठग समझते हो? ठग,
जो लूट लेते हैं, लोगों को बहका करके ठग लेते हैं। गांव में आया और किसी से बोला भैया चाची चाची एक काम करो, अपनी सोने के कुंडल दे दो, मैं 2 के 4 कर दूंगा, और फिर ठग लिया चाची को। ऐसे में ही बदला, अपने बर्त उसमें डाले और 4 सोने के कुंडल उसमें से निकाले, वो नकली थे, या बोले वो क्या बोलते हैं उनको, हम कंगन, 4 सोने के कंगन निकाले थैले में, 2 असली रख लिए, 4 नकली। चाची को पकड़ा गया, चाची ने देखे चमके हुए झूठा सोना, आयरन पायराइट, उसको पकड़ा करके चला गया। तो गड़बड़ हो जाती थी भैया, ये ठगी है। तो इस ठगी प्रथा के लिए टीम बनाई और कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था, किसने, बेंटिक ने। ठीक है। अच्छा, शिशु वध, बच्चों का बड़ा वध किया जाता था बलि के नाम पर। बलि के नाम पर नर बलि की अगर हम बात करते वो तो हार्डिंग ने अंत किया था, लेकिन बात करें शिशु वध को किसने रोका, शिशु वध को किसने रोका, बेंटिक ने। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया किसके समय, विलियम बेंटिक के समय। एक बच्चा कह रहा है विजयपाल मोदासारा, इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता कब शुरू होगी, अपने समय पर शुरू होगी, जब उसको होना होगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत। पहला विधि आयोग का गठन, पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ था, तो पहले विधि आयोग का गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे मैकाले। क्या बोलोगे, विधि आयोग। ये कौन है, ये फर्स्ट लॉ कमीशन था आपका। लॉ का मतलब होता है विधि, कानून, फर्स्ट लॉ कमीशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन हुआ, अध्यक्ष कौन थे, मैकाले थे। और कब गठन हुआ था इसका, आपका 1834 में। यही मैकाले है जिसने क्या कहा था, मैकाले है जिसने क्या दिया था आपका, क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता। अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कौन है, मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था, पता नहीं, बताया होगा शायद। अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता मैकाले था। इसी ने कहा था कि मैंने पूरे भारत को घूम लिया है, अब इन भारतीयों को मैंने इतना जान लिया है कि इनमें राष्ट्रीय भावना बहुत है, लेकिन इनको नीचा दिखाना होगा, इनको कमतरी का भाव दिखाना होगा। ये भाषण दिया उसने, कहाँ, आपका कॉमन हाउस ब्रिटेन में। तो क्या बोलता है, कहता है कि इनके अंदर एक कमतरी का भाव भर दो, इनको ये दिखाओ कि अंग्रेजी बोलने वाले श्रेष्ठ होते हैं और हिंदी बोलने वाले क्या होते हैं, ये कमजोर होते हैं। और ऐसा हुआ भी, बोला यस और नो। ऐसा होता है ना, आपके सामने 4 लोग अगर अंग्रेजी में तड़ातड़ अंग्रेजी में बात करने लग जाएं और आप वहां के लिए हिंदी भाषी हैं, तो आपको बड़ा असहज लगने लग जाएगा, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जब तक आप अपनी मातृभाषा से प्यार नहीं करते तो। ऐसा नहीं, चीनी लोग कहते हैं कि हमारी मातृभाषा कौन सी है, वो मंदारिन है, हम उसी को बोलेंगे और उसी को प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, हमारे यहाँ अंग्रेजी थोपी गई, इसी व्यक्ति की पद्धति थी, मैकाले, जो क्या बना था, पहले विधि आयोग का अध्यक्ष भी, विधि आयोग का अध्यक्ष भी बना था। ठीक है, अच्छा ध्यान से देख लेना। पहले विधि आयोग की बात करते हैं, तो पहले विधि आयोग की सिफारिश पर भारत में 2 चीजें हुई हैं। पहले विधि आयोग की सिफारिश पर, पहले विधि आयोग की सिफारिश पर आईपीसी, क्या बोलेंगे, आईपीसी, जिसको इंडियन पेनल कोड बोलते हैं हम। ठीक है, इंडियन पेनल कोड। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों बच्चे, तुम याद रख लेना, तुमको कुछ महत्वपूर्ण धाराएं आईपीसी की भी पढ़ करके जाना, प्रीवियस ईयर में भी पूछी गई और अब परीक्षा में पूछी जाने लगी हैं। ठीक है, चलो, इंडियन पेनल कोड आईपीसी, इसको हम बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। आपने कभी सुना होगा भैया उस पर धारा 307 लग गई, उसने किसी को जान से मारने का प्रयास किया था। और कभी आपने सुना होगा उस पर क्या, उसको मृत्यु का दंड मिला है, आपका धारा 302 लग गई। तो भारतीय दंड संहिता इसको बोलते हैं हम क्या, आपका 1860 का। लेकिन ये 1860 ये लागू कब हुई थी, ये लागू कब हुई थी, 1 जनवरी 1862 में लागू हुई। कब हुई, ये जो हमारा इसी के आधार पर, इसी की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अच्छा, अगली बात आती है आपसे, आईपीसी के साथ में एक सीआरपीसी, क्या बोलेंगे, सीआरपीसी, जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको हम कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको हम बोलते हैं। ये कब का है, 1973, और लागू हुआ था प्यारे बच्चे, ये कब, अप्रैल 1974 में। कब लागू हुआ, 1974 में। ठीक है, ये बातें आपको याद रख लेनी है। सर शिशुवध क्या, बच्चे शिशुवध होता है आपका छोटा सा बच्चा, इन्फेंट, उसको किसी क्या बोलते हैं, बहकावे के चलते मार देना, बच्चियों को मार देना, ये सारी प्रथा, बोलेंगे इनकी शादी कैसे होगी, इस तरह से शिशुवध है।
छोटे से शिशु को मार देना, ये शिशुवध है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो सीआरपीसी, इन दोनों में अंतर ये है, आईपीसी क्या बताती है? दंड बताती है, कितने प्रकार के दंड है, चोरी के लिए क्या पनिशमेंट है, कितने साल की जेल होगी, ठीक है, ठगी के लिए कितना है, अपहरण के लिए कितना है, स्त्री के पीछे आप जा रहे हैं, बेवजह आप चलते रहते हैं ना किसी के पीछे, ये भी क्राइम है, मुकदमा दर्ज कर देगी तो 354 के तहत आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। ठीक है, आप किसी के झांका ताकी नहीं कर सकते, आप किसी के फोन में नहीं झांक सकते, निजता का हनन है। तो इन सब के लिए, हर स्थिति के लिए एक कानून है। ठीक है, तो ये दंड है, क्या बोलेंगे? दंड है। और सीआरपीसी में क्या बताया गया है, जब आपने कोई क्राइम कर दिया उसके बाद में पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाएगी, आपको किस तरह से गिरफ्तार करेगी और आपको कोर्ट किस तरह से लेकर के जाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे किस्में हैं, जब आप पुलिस को ज्वाइन कर लेंगे, जब आप पुलिस में भर्ती हो जाएंगे तब आप सीखेंगे इन सबको। ठीक है, सारी चीजें आप सीखेंगे। कोई दिक्कत भाई इस बात में? तो ये विलियम बेंटिक है। नेक्स्ट, मैटकॉफ। मैटकॉफ तो बोलते हैं भारतीय समाचार पत्रों का जन्मदाता। क्या बोलते हैं? बोलेंगे भैया फटाफट से। दंड प्रक्रिया संहिता कब शुरू हुई भैया जी बताएं। भैया अभी बताया, ये दंड प्रक्रिया संहिता ही है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसको हिंदी में नहीं जानेंगे तो लिख लेना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसको हम बोलते हैं क्या? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हम बोलते हैं प्यारे बच्चे दंड प्रक्रिया संहिता। क्या बोलते हैं? दंड प्रक्रिया संहिता हम कहते हैं किसको? आपका सीआरपीसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मैटकॉफ समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कोई पूछे तो वो मैटकॉफ है। क्या बोलेंगे? मैटकॉफ है। बहुत बढ़िया, चलो कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। ऑकलैंड, ऑकलैंड, ऑकलैंड मैंने बोला था क्या बनवाया था, मैंने वहां भी आपसे कहा था, जो आपका कौन था? शेरशाह सूरी, जो दिल्ली की गद्दी पर रहा 1540 से लेकर के 1545 तक, उसी ने एक सड़क बनवाई थी, सड़क ए आजम। क्या बोलेंगे? सड़क ए आजम। और सड़क ए आजम का नाम ही इसने क्या रख दिया था? ग्रांड ट्रक रोड। क्या कर दिया था? ग्रांड ट्रक रोड इसने कर दिया था। ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड नाम इसका कर दिया गया। ठीक है, तो पहले सड़क ए आजम हुआ करती थी। बहुत बढ़िया रागिनी, वेरी गुड। चलो आगे देखेंगे, क्या बोलेंगे? सर जी किसकी सिफारिश? बच्चे जो पहले आता है उसकी सिफारिश पर। अब मैं आपको आईपीसी सीआरपीसी यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, आप इस तरह के प्रश्न पूछने लग गए हैं। आईपीसी सीआरपीसी जिनको पढ़नी है, यूट्यूब पे मेरी क्लास पड़ी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। आप मत पढ़ना, अभी मत पढ़ना। जब दिल्ली आपका कांस्टेबल का एग्जाम आएगा, दिल्ली पुलिस, तब मैं ही आपको करा के भेजूंगा, निश्चिंत रहें। हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर, एडब्ल्यू वालों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, चलो ध्यान से देखेंगे, आगे लेंगे। एलन ब्रो, एलन ब्रो 1842 से 44, इसने क्या किया था? इसने सबको ब्रो बोल दिया, भाई बोल दिया। दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का खात्मा कब हुआ था? 1843 में एक एक्ट आया था आपका, किसके लिए? स्लेवरी सिस्टम के लिए, दास प्रथा के लिए। और उस एक्ट की क्या बोलेंगे? धारा 5 से इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है जी। हार्डिंग 1, हार्डिंग ये क्या है? नर बलि। तो शिशु बलि नहीं, नर का मतलब होता है आपका क्या बोलते हैं? मानव बलि देते थे। कहते थे तुम्हारे घर की तरक्की रुक रही है, आप अपने जो भतीजा है ना इसकी गर्दन काट दो। और भैया तुम सो रहे हो रात को, तुम्हारी गर्दन किसी ने काट करके दे दी, और ये हो गया नर बलि। ठीक है, नर बलि। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शानदार जी सर, हम आपसे यूपीएसआई में पढ़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, यूपीएसआई में होती है ना आईपीसी सीआरपीसी, वहाँ पढ़ते हैं। नरबली प्रथा को समाप्त किया, और ये नरबली प्रथा थी आपका क्या बोलेंगे? उत्तर भारत की एक खोड़ जनजाति में, खोड़ जनजाति में, तो इसको खत्म कर दिया गया था। कोई दिक्कत? चलो भैया जी, आपने खाकी बैच में भारतीय दंड संहिता 1860 लिखवाया है और दंड प्रक्रिया संहिता 1913। नहीं प्यारे बच्चे, 1913 कैसे लिखवा सकता हूँ? वो लिखने वाले बच्चे ने गलत कर दिया होगा, 1973 है, उसने 7 का 1 बना दिया होगा, ये बात हो सकती है। ठीक है, आप लोग पीडीएफ पढ़ते हैं, क्लास सुनते नहीं हो तुम। चलो, अगर लिखवा भी दिया हो तो आप चेंज कर लेना, क्या पता मेरी गलती हो सकती है, ऐसा ऐसा होगा नहीं। चलो भाई, अब आते हैं डलहौजी पर। डलहौजी का शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, 1848 से 56। क्या बोलोगे? 1848 से 56। ठीक है, डलहौजी ने देश में अपनाया क्या? राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति को ही हम प्यारे बच्चे व्यवगत का सिद्धांत, शांतिपूर्ण विलय की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसी को? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये क्या था? तो राज्यों को हड़पना शुरू किया गया, यानी इसने बोला कि भारत में जिस किसी का अपना पुत्र नहीं है, सगा पुत्र नहीं है, वो शासन किसके अधीन आ जाएगा? ब्रिटिश शासन के अधीन आ जाएगा।
आप सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने हड़पा किसको? महाराष्ट्र सतारा को 1848 में। राजा अप्पा के अपना कोई पुत्र नहीं था, इन्होंने एक पुत्र को गोद ले लिया, तो क्या बोलेंगे, उन्होंने क्या कर दिया फिर यहाँ पर, अंग्रेजों ने बोला कि भाई तुम्हारा अपना बेटा नहीं है, ये तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं है, अब ये ब्रिटिश शासन के अधीन आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। जैतपुर और संभल को कब? 1849 में इन्होंने क्या कर लिया? आपका हड़प लिया। उदयपुर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, 1852। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है सबसे पहले कौन? 1848 में क्या था आपका सबसे पहले? सतारा को। ठीक है, और नागपुर बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें, 1854 में, महाराष्ट्र नागपुर। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक को तो इन्होंने ऐसे हड़प लिया कि दत्तक पुत्र वाली बात ही नहीं थी। अवध से बोले कि तुम शासन ही नहीं चला पा रहे हो, अवध में इन्होंने बोला तुम शासन ही नहीं चला पा रहे हो, और 1856 में कुशासन का आरोप, और इसके लिए रिपोर्ट दी थी, एक आउटरम था, क्या बोलेंगे, आउटरम टेलर ने एक रिपोर्ट दी थी, उसकी रिपोर्ट पर अवध को भी इन लोगों ने हड़प लिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत? बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत शानदार। ठीक है, क्या बोलेंगे, अवध को, वाजिद अली था यहां पर, इस पर कुशासन का आरोप इन्होंने लगा दिया। ठीक है जी, चलो। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट बात आती है, भारत में रेलवे का जनक कौन है? वो डलहौजी है। क्यों जी? क्योंकि इसके समय पर पहली रेल लाइन चली, और कुछ लोगों ने अंग्रेजों के पक्ष में बड़े अच्छे तर्क रखे। उन्होंने बोला कि अंग्रेजों की वजह से हमको शिक्षा मिल पाई, अंग्रेजों की वजह से हमको क्या मिल पाया, अंग्रेजों की वजह से लोगों ने बताया कि हमारी शिक्षा पद्धति बदल गई, लोगों ने हमको बताया कि अंग्रेजों की वजह से हमें रेल मिल गई। तो इन मूर्खों से आप एक बात पूछना, क्या ज्ञान की कमी भारत में कभी थी? आर्यभट्ट जैसे लोग देश में पैदा हुए, इंटेलिजेंस हमारे देश में हमेशा से थी। ऐसा नहीं था इंटेलिजेंस हम लोगों में अंग्रेजी आई, अंग्रेजी थोपने से हम लोगों में इंटेलिजेंस आई, नहीं। हमारे पास ज्ञान का रिसोर्सेज है, जिससे दुनिया ने ज्ञान सीखा है। दूसरा जवाब उन बच्चों को देना जो कहें अंग्रेजों ने रेलवे लाइन जो बिछाई, ये रेलवे लाइन ये हमारा डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे, अपने सामान को ढोने के लिए, जो ये सामान इनको लाद करके यहाँ से ब्रिटेन पहुँचाना था, ब्रिटेन पहुँचाना था, क्या बोलेंगे, ब्रिटेन पहुँचाना था, वहाँ पहुँचाया। तो रेल कहाँ चली थी? मुंबई से थाने, शायद ये 34 किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर। ठीक है, ये किसके समय पर? ये डॉग डलहौजी था। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चली थी। ठीक है, डाकघर अधिनियम, डाकघर के लिए एक एक्ट आया। पोस्ट ऑफिस एक्ट कब आया आपका? क्या बोलेंगे, 1854 में। विद्युत तार सेवा कब भारत में आई? विद्युत के माध्यम से मैसेज भेजना। ठीक है, इलेक्ट्रिक मैसेज भेजना, ये हाथ वाली चिट्ठी नहीं। ये विद्युत तार सेवा कब चालू हुई? 1854 में हुई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे चलेंगे। लोक निर्माण विभाग हम बोलते हैं पीडब्ल्यूडी। आपने पीडब्ल्यूडी कहीं लिखा देखा है आज तक या नहीं देखा? देखा होगा, मेट्रो के जो पुल वगैरह होते हैं उनपे लिखा होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। और एक लोक निर्माण विभाग भारत के भ्रष्ट डिपार्टमेंट में से एक है आपका, क्या बोलते हैं इसको? लोक निर्माण विभाग। ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पहले लोग देश को लूटते हैं, ठीक है, गलत चीज़ों को परमिशन देते हैं, कुछ लोग, चंद लोग हैं, कुछ मतलब बोलते कुछ प्रतिशत लोग हैं जिन्होंने देश की हालत खराब कर दी, भ्रष्टाचार में धन ले करके। और फिर वही लोग देश में क्या करते हैं, बहुत सारा धन ले इकट्ठा करके, फिर समाज में उनका प्रभाव होता है, लोग उनको फॉलो करते हैं, फिर वो भी ऐसे ही होते हैं। फिर लोगों का मन होता है कि भैया ये हमारे चाचा वो तो पीडब्ल्यूडी विभाग में थे, इनकी कोठी थी, कल को हम भी इनसे मजबूत कोठी बनाएंगे। तो इसी होड़ में दुनिया चली गई। किसी ने बोला कि पड़ोस में किसी ने गाड़ी दी है अपनी बहन को शादी में, हम भी गाड़ी देंगे तो हमारा नाम होगा। तो लोग बड़े, मतलब भारतीय लोग बड़े शिकार हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, उससे हम बड़ी प्रेरणा लेते हैं कि दूसरे ने क्या किया है, उससे हम बड़े प्रेरित रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं महान, अभी चर्चा में रहे एम्स का एक डॉक्टर है लड़का, एम्स का एक डॉक्टर है, और आप समझ सकते हैं एम्स में नीट के माध्यम से 40 से 50 सीटें होती हैं। तो डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन के कहाँ पहुंच गया? आंखों का डॉक्टर, वो मथुरा में सेवा कर रहा है। ये महानता है, क्या बोलेंगे, ध्यान से लेंगे। ये पीडब्ल्यूडी भैया, ये वो पीडब्ल्यूडी नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये लोक निर्माण विभाग एक विभाग है। क्या बोलेंगे, लोक निर्माण विभाग क्या है? एक विभाग है। वुड डिस्पैच ये क्या है? इसको बोलते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय मतलब मैग्ना कार्टा का मतलब होता है घोषणा हुई। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा गया है? वो वुड डिस्पैच को कहा गया है। क्या बोलोगे?
वुड डिस्पैच को कहा गया है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या बोलोगे? मैग्ना कार्टा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को ड्राफ्ट किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बड़ा प्रयास किया, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को ड्राफ्ट यानी उसका मसौदा बना, एक मसौदा, ऐसे प्रारूप तैयार हुआ। ड्राफ्ट को हम बोलते हैं प्रारूप, ठीक है। एक डिजाइन तैयार हुआ, ड्राफ्ट तैयार किया गया, लेकिन लागू नहीं हुआ डलहौजी के समय। लागू किसके समय हुआ था? ये कैनिंग के समय लागू हुआ था। ये कैनिंग में आप लोग जो बच्चे नहीं जानते हो, या तो लिखा हुआ है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 यहां लागू हुआ था। प्रारूप तैयार हुआ किसके समय पर? डलहौजी के समय पर, ठीक है, डलहौजी के समय पर। अब आगे देखेंगे। तो विधवा पुनर्विवाह को अधिनियम को ड्राफ्ट किया गया किसके समय? वो ड्राफ्ट किया गया आपका किसके समय पर? तो याद रखेंगे डलहौजी के। लागू हुआ किसके समय? कैनिंग। कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये कैनिंग था 1856 से 1862। तो यहाँ लिख लेना, वो क्या बोलेंगे आपका 1857 की क्रांति के समय कौन होगा? तो ऐसे पूछा जाता है बड़ा। 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय जो भारत का क्या था? भारत का क्या बन गया था? ये भारत का क्या बोलेंगे? भारत का गवर्नर जनरल था। बाद में ब्रिटिश सरकार एक एक्ट लेकर के आई थी, उस एक्ट का नाम था 1858 का अधिनियम, और इसी को फिर क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेद प्रकाश कुशवाहा जी, एकदम सही आंसर आपका है। चलो भाई, दीपक कुमार कह रहे हैं मेरे हिसाब से अंग्रेज अच्छे थे। हाँ बिल्कुल अच्छे थे, क्यों अच्छे नहीं थे? चलो, सबके अपने अपने हिसाब हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल था। क्या बोलेंगे? पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। तो ये पहला वायसराय बना, गवर्नर जनरल पद को खत्म कर दिया गया। ठीक है, चलो। तो ये जिन लोगों को ये अच्छे लगते हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने इनके नाम के आगे लॉर्ड लिखने की प्रक्रिया शुरू की थी। तो आपका लिखना एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं हो सकता, अपने छात्रों के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं हो सकते। आपकी समझ है, कितना आप समझते होंगे, उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इनको। ठीक है जी, आगे बात करेंगे। ये आईपीसी 1860 किसके समय पर पारित हुई, किसके समय पर लागू हुई? तो क्या बोलेंगे? 1862। क्या बोलेंगे? 1862। कोई दिक्कत? चलो भाई, आगे बोलेंगे, कोई दिक्कत? एक बच्चा पूछ रहा है, प्रभात कुमार जी, भैया जी गाजियाबाद सिपरा सिटी में जो सीआईएसएफ कैंप है वो स्टेशन से कितनी दूर है? क्या कह रहे हैं? गाजियाबाद सिपरा सिटी। अब यार कौन से स्टेशन? गाजियाबाद स्टेशन से? भैया जवाब दे दो इसको, बच्चे को परेशान होगा। बेटा जीपीएस का जमाना है, जीपीएस का जमाना। जीपीएस कर लिया करो, दो जगह डाल करके इनके बीच की दूरी कितनी है। चलो बोलेंगे एक बार। आईपीसी 1860 लागू हुई 1862 में। क्या हो गया? ये लागू हो गई, ये मैंने आपको बता दिया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय लागू हुआ। पहला आयकर अधिनियम जो इनकम टैक्स एक्ट आया, क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स एक्ट आया, वो 1860 में आया, 1860 में आया। क्या बोलेंगे? 1860 में आया। और पहला हाईकोर्ट अधिनियम कब आया? वो 1861 में आया। पहला हाईकोर्ट एक्ट कब आया था? 1861 में आया था। और 1861 में क्या बोलेंगे इसका? 1861 में ही इसके एक्ट के आने के बाद 1862, 1862 और 1862 तीन हाईकोर्ट देश में बने। कौन कौन से? आपका कलकत्ता, क्या बोलोगे? कलकत्ता हाईकोर्ट आपका, बहुत बढ़िया, नमस्ते। कलकत्ता, बम्बई, क्या बोलेंगे? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, मद्रास। और 1866 में, 1866 में प्यारे दोस्त कौन बना आपका? इलाहाबाद। अपना उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये बना कब? 1866 में। दिल्ली वाले तुम दिल्ली का भी याद रख लेना कहीं किनारे पर, क्योंकि दिल्ली के एग्जाम्स जब आप देने जा रहे हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट कब बना? 1966 में बना, 1966 में बना। ठीक है जी, चलो। तो हाई कोर्ट एक्ट के तहत क्या बने हैं? देश में हाई कोर्ट बने हैं। 1862 सबसे पहला उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय भी कलकत्ता में बना, वो बना था 1774 में। दोनों बातों में अंतर है, कभी इसमें कंफ्यूज हो आप कभी। 1774 में जो बना वो सुप्रीम कोर्ट था, जो कोलकाता में बना, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बनाया गया था। ये 1861 के अधिनियम के तहत बने, ये हाई कोर्ट है। ठीक है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का अंतर आप लोग समझते होंगे। ठीक है,
उच्च न्यायालय किसके लिए? राज्यों के लिए। और राज्यों में आपके बाद में केंद्र के रूप में जो प्रधान है वो उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आएंगे, क्या बोलेंगे? फिर आता है मेयो। मेयो के समय क्या हुआ आपका, क्या बोलेंगे? आपका जो इंडियन स्टेटिस्टिकल, क्या बोलते हैं इनको? इंडियन स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट जो था, इसकी स्थापना हुई। तो भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना किसके समय हुई? मेयो के समय। और इसकी पहली प्रायोगिक गणना, जनगणना जो हुई, कौन सी? प्रायोगिक, मतलब रेगुलर नहीं थी, ऐसे ही कर ली गई। और पहली अप्रायोगिक, क्या सॉरी, पहली प्रायोगिक, अप्रायोगिक नहीं, अप्रायोगिक तो होगी 1881 में। पहली प्रायोगिक यानी कि अनियमित जो जनगणना हुई वो मेयो के समय हुई 1872 में। लेकिन रेगुलर हम इसको हर 10 साल पे करते हैं। आपको पता है कि भाई हम हर 10 साल पर करते हैं 1881 के बाद से। अभी 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो पाई, होगी वो 2022 में। डेटा आपका उसका तैयार हो जाएगा, लगभग 23 तक आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे एक बार। तो उसके बाद में आया लिटन। क्या बोलोगे? लिटन। 1877 प्रथम दिल्ली दरबार इसी के समय लगा जब बंगाल में अकाल के हालात थे। तो इन्हीं अंग्रेजों ने जो ब्रिटेन से आने वाली थी, ब्रिटेन से आने वाली रानी के लिए इतना पैसा इन्होंने बहाया जब बंगाल के लोग भूखे मर रहे थे। आप कहते हैं ये अच्छे थे। ठीक है, तो पहले दिल्ली दरबार में अपने जश्न में इन्होंने बहुत जबरदस्त पैसा खर्च किया गया। ठीक है, चलो ध्यान से देखेंगे। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लेकर के आए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था दरअसल में? इसमें बहुत सारे आपके जो अखबार थे उन पर रोक लगा दी गई। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलो, पटेल एकदम गलत है। पहला आयकर अधिनियम आपका 1860 में आया। ठीक है, एप्लीकेबल वो 1861 में हुआ, 1891 में गलत उत्तर है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, इसने देखा कि भारतीय जो हैं अब इनके पास हथियारों की संख्या बढ़ती जाएगी तो कल को ये विद्रोह करेंगे। तो ये बोलता है क्या, ये क्या बोलता है लिटन आकर के? लिटन कहता है कि जितने भी भारतीय हैं उनको अब हथियार रखने का अधिकार नहीं है, वो शस्त्र यानी बंदूक नहीं रख सकते हैं। अगर कोई ऐसा रखता है या पाया जाता है तो उसको 3 वर्ष की सजा होगी। क्या बोलेंगे? 3 वर्ष की सजा होगी। ये भारतीय शस्त्र अधिनियम लेकर के आया। क्या बोलेंगे? सिविल सेवा, अरे ये नहीं लिखा हुआ इसमें, याद रख लेना। लिटन के समय क्या हो गया था आपका? लिटन नहीं, आगे आएगा ना, रिपन आएगा, लिटन में नहीं होगा। क्या बोलेंगे? सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों की उम्र घटा करके 21 से 19 कर दी गई। ये कह रहे थे आपका, यानी ये मैक्सिमम एज है, ये मिनिमम नहीं है, ये मैक्सिमम एज है। अगर 19 की वर्ष तक अधिकारी बन गए तो बन गए, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि ये नहीं चाहता था कि भारतीय सिविल जो आपका सर्विसेज है या सिविल सेवा जो है इसमें भारतीय चुने जाए। तो 21 वर्ष थी पहले, उसको घटा करके 19 किसने किया था? वो किया था लिटन ने। तो बोलो नालायक है एक नंबर का नहीं, आप कहते हैं अच्छे है। तो ये क्या है? नालायक व्यक्ति थे। कौन है ये? नालायक व्यक्ति थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रिपन की बात आती है। क्या बोलेंगे? रिपन की बात आती है, देखेंगे ध्यान से। रिपन के समय पर आप कहेंगे इन सारों में अगर मैं बात करूं सारे गवर्नर में, रिपन क्या थोड़ा ठीक था? हाँ, थोड़ा ठीक था। इसीलिए क्या बोलते हैं, जो फ्लोरेंस नाइटेंगल थी, क्या बोलेंगे? फ्लोरेंस नाइटेंगल थी। फ्लोरेंस नाइटेंगल एक समाज सुधारक रही हैं। फ्लोरेंस नाइटेंगल ने क्या बोलोगे? नाइटेंगल ने रिपन को, किसको? रिपन को भारतीय समाज का उद्धारक कहा है। बहुत पूछा जाता है, भारतीय समाज का उद्धारक कहा है। भारतीय समाज का उद्धारक यानी इसने उद्धार किया भारतीयों का, उद्धारक कहा। अब इनकी मूर्खता देखना आप जरा। भाई इन्हीं लोगों ने तो वो प्रथाएं लगाई थी, इन्हीं लोगों ने प्रथाएं लगाई गलत, और बाद में कोई आकर के हटा देता है। तो हमारी गलत प्रथा थोड़ी थी, इन्होंने खुद लगाई खुद हटाई। तो लगाने वाला तो नालायक है, हटाने वाला कैसे हो गया महान? तो ये बोलो ना, लगाने वाला नालायक है जो गलत प्रथाओं को थोपता है, हटाने वाला ठीक है, वो उसके खिलाफ में है। हमारे फेवर में उसने क्या किया? क्या हमारी कोई गलती थी? नहीं, ये उन्हीं के एक गवर्नर जनरल की गलती थी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। कारखाना अधिनियम इसी के समय पर आया, जिसमें कारखाने में काम करने वाले बच्चों की उम्र सीमा तय की गई। नियमित जनगणना रेगुलर अब हर 10 साल में होती है, 1891, 1901, फिर आपका 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, फिर आपका 2001 में 2011 जो पिछली जनगणना थी।
तो सब पूछा जाता है आज़ादी के बाद कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं, तो 51 से आप काउंट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। 51, 61, 71, 81, 91, फिर एक आपका। अब आप बोल देगा, कोई बच्चा बोलेगा जी 7वीं हुई थी, तो वो भी ठीक है, सीधे सीधे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने खत्म कर दिया था? जो लगी हुई रोक थी उसको किसने खत्म कर दिया था? इसी ने खत्म कर दिया था। इसी के समय पर इल्बर्ट बिल आया 1883। क्या बोलेंगे? इसी के समय पर इल्बर्ट बिल आया। इल्बर्ट बिल में क्या था? भारतीय जज अंग्रेजों का मुकदमा सुनेंगे। अभी तक क्या होता था कोर्ट में कि अंग्रेजों पर जो मुकदमे होते थे उनको सिर्फ अंग्रेज न्यायाधीश सुन सकते थे, लेकिन अब बात आई कि भारतीय जो जज लोग बने थे वो भी अब अंग्रेजों पर चल रहा मुकदमा सुन सकते थे। ठीक है, अंग्रेजों पर चला मुकदमा किस कोर्ट के द्वारा सुन सकते थे? कौन सा बिल आया था कोर्ट में इसके लिए? इल्बर्ट बिल आया था। भैया फिर हिचकी आ गई, कोई याद कर रहा है? चलो, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? स्थानीय स्वशासन का, स्थानीय स्वशासन से मतलब है अपने पास की इकाई को बांट लेना, जैसे ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर। आपने देखा हो गांव में ग्राम पंचायत होती है, फिर आप देखेंगे आपका खंड स्तर पर आपका प्रमुख साहब होते हैं, प्रमुख साहब चुने जाते हैं, सुनते हैं ना, बीडीसी जो आपकी डेवलपमेंट कमेटी होती है ब्लॉक के लिए, खंड विकास समिति। फिर ऐसी जिला पंचायत यानी कि आपका जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। तो ये स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? ये आपका रिपन है, और रिपन के समय ही हंटर कमीशन आया। ये किसके लिए था? ये भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए आया। कौन सा? हंटर कमीशन। चलो भाई, चलो भाई, बहुत बढ़िया। रिपन के टॉपिक पर मेरे कॉलेज में सर कहा सुनी हो गई थी। वो लॉर्ड बोल रहे थे, वो नहीं माने। क्यों तुम मनाते हो लोगों को? मेरी बात समझ में नहीं आती। ये घोर मानसिकता के घिरे हुए जो लोग हैं, तुम इनको मनाना क्यों चाहते हो? एक बात बोलो तुम, है किसी ने तुमने सुना नहीं? पोटेंशियल जिसके अंदर होता है, पोटेंशियल जिसके अंदर होता है वो ऊपर जाता है। जिसके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है, किसी ने बोला कि बहुत सारे व्यक्तियों की दास्ता की नीति होती है और उनको अच्छा लगता है दास्ता में रहना, उनको जकड़े रहना, बंधनों में रहना उनको अच्छा लगता है। तो आप क्यों निकालना चाह रहे हो उन लोगों को? रहने दो। आप बाहर उसको निकाल सकते हैं जो आना चाहता है। किसी ने क्या खूब कहा था कि आपको कभी अगर बहस करनी हो तो किसी विद्वान से करें। आपको लगता है कि सामने वाला मूर्ख है तो आप नतमस्तक हो जाएं, आपके भैया आप महान हो, और आप खुद उसको महान नहीं बताओगे, तुम खुद को महान साबित करना चाहते हो मूर्ख के सामने, तो आप सबसे बड़े मूर्ख है। कभी ये करें ना, ठीक है? भैया गोल्डी ने क्या किया है? भैया गोल्डी कौन है? हु इज गोल्डी? चलो, तुम ऐसी गोल्डी वोल्डी तुम कुछ भी मान जाते हो, तुम्हें कैसे ही बहका लो है। अब मैं कुछ नाम और लेने लग जाऊंगा मैं। बोलो भाई फटाफट से। हाँ, कल से कुछ और नाम रख देंगे हम तो। डफरिन 1884 से 88, इसके समय पर क्या हुआ? कांग्रेस का गठन हुआ। मैं कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस का अधिवेशन सब कुछ आपको बहुत जल्दी, शायद 1 से 2 क्लासेस में ही बताऊंगा। तो क्या बोलेंगे? कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। इसके अधिवेशन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। लैंसडाउन, क्या बोलोगे? लैंसडाउन 1888 से 94। क्या बोलेंगे? 1888 से 94। इसके समय पर दूसरा कारखाना अधिनियम आया और इसी के समय डूरंड लाइन खींची गई। डूरंड लाइन किसके समय पर खींची गई? ये इसी के समय पर आपका खींची गई थी। क्या बोलेंगे? आप लोग जानते हैं ना भारत के बारे में। अब आप लोग इतनी बात जानते हैं कि इधर किसकी सीमा लगती है? इधर सीमा लगती है आपकी अफगानिस्तान की। किसकी? अफगानिस्तान की। और इधर सीमा किसकी लगती है? पाकिस्तान की। तो भारत का जो पहला हिस्सा हुआ वो अफगानिस्तान 1893 में भारत से अलग हुआ है। अफगानिस्तान कब अलग हुआ था प्यारे बच्चे? 1893 में। जैसे, तो यहां पर एक लाइन खींची गई, लाइन खींची गई आपको, इसको क्या बोला गया? डूरंट लाइन। बाद में फिर भारत से पाकिस्तान एक सरक्लिफ आया, उसने सारी चौकियों के हिसाब से भारत को बांट दिया, और बांट दिया तो यहाँ जो लाइन बनी इसको हम क्या बोलते हैं? ये आप सब लोग पढ़ चुके होंगे बड़े अच्छे से, ये रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो ये वाली लाइन भी तो खींची गई होगी कि भाई पाकिस्तान की तो ये भी बॉर्डर है, तो इसको भी क्या कहा गया? इसको भी आपका क्या बोलेंगे आप लोग? क्या नाम दिया गया इसको? बोलो भाई फटाफट से। जैसे इधर अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे आपका, अगर हम बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं यहाँ
यहां हम बात करते हैं आपका कि इधर भी तो एक पाकिस्तान बना था भैया, दो पाकिस्तान थे, तो यहां जो लाइन थी इसको भी रेड क्लिफ ही कहा गया था। इसीलिए भारत बांग्लादेश के बीच की लाइन भी क्या कहलाती है, रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेनी है। इधर रेड क्लिफ, इधर रेड क्लिफ, इधर ये डूरंड लाइन है। कौन सी लाइन है, ये डूरंड है। अब चाहे आप कहें अफगानिस्तान पाकिस्तान या अफगानिस्तान भारत। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आगे आगे। करजन, करजन की बात करते हैं। पूरी घटना है एक बंगाल विभाजन किसके समय हुई थी, तो ये सारा हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे। अभी हम जान रहे हैं बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ। कि आया आपका नालायक करजन, जिसने भारत को बांट दिया हिंदू मुसलमान में, जिसको हम लोग आज तक भुगत रहे हैं और आप लोग इसको आज तक भुगत रहे हैं। ठीक है, दरअसल में कुछ नहीं था, ये लोग थे बड़ी चालाकी की, इन्होंने मुस्लिम लीग को भड़काया। बोले तुम्हारा अपना लीग होना चाहिए, हिंदुस्तान में मुसलमानों की सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा कौन है, प्यार करने वाले को प्यार आखिर कहाँ नहीं मिलता, आप बताएंगे। सब जगह प्यार मिलता है, इस हिंदुस्तान में हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई। लेकिन इसको बांटा और कुछ तत्वों को भड़का दे दिया, कुछ लोगों ने भड़का दिया, और कुछ लोग अपने कंधे पर AK-47 और बारूद तांग करके चल दिए। आज होटल में एक लड़का घुसता है और सब पर गोली चलाता है। किसने सिखाया उसको, और ऐसे गोली चलाने से क्या होता है? क्या अब भारत ने पाकिस्तान से नमस्ते कर ली? बोलो, हम पाकिस्तान के मुंह पे उसके गलत कर्तव्यों के लिए जितना तेज चाटा पहले मार सकते थे, आज उससे तेज चाटा मार सकते हैं। आतंकवादी घटनाओं से कुछ नहीं होता, नथिंग। तो हम लोगों को किसने बांटा? ये अंग्रेजों की चाल थी, जिनको आप अच्छा बताने का प्रयास करते हैं कुछ लोग। इन्होंने बोला कि हम तो चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा टुकड़ा करके जाएंगे, ऐसे टुकड़े करके जाएंगे कि पूरा तंज आप पूरी दुनिया भर में, यानी पूरी जिंदगी आप इसको झेलेंगे। देखना ध्यान से। दीपक कुमार कह रहे सर मैंने डूरंड लाइन 1892 में पढ़ी है। बेटा तुम कहीं अगर उसको सन 1600 में पढ़ लोगे तो 1600 नहीं हो जाएगी क्या? लाइन देश बनने से पहले लाइन खींच दी, अलग ही 1893 में हुआ है, तो लाइन 1892 में कैसे खिंच जाएगी? पुलिस आयोग 1902 के अध्यक्ष कौन बने? इसी के समय पुलिस आयोग बना, एंड्रयू फ्रेजर। ये सब लोग बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार लोग हैं, देखेंगे ध्यान से। अच्छा, प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून कब आया था? 1904 में आया था। 1904 में आया था। जितने भी प्राचीन स्मारक हैं उनकी सुरक्षा के लिए, मॉन्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, क्या बोलेंगे, जो आपका एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स थे उनकी सिक्योरिटी के लिए जो आपका लॉ आया 1904 में आया। दूसरा दिल्ली दरबार लगा, दूसरा दिल्ली दरबार। पहला किसके समय? लिटन के समय पैसा खूब बहाया गया, और सबसे ज्यादा पैसा अगर मैं बोलूं 3 दिल्ली दरबार लगे हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा भी ये दिल्ली दरबार क्या थे। तो इनके जब पिताजी आते थे ना, या माताजी आती थी वहां ब्रिटेन से, तो ये दिखाना चाहते थे कि इधर कर्जन है इस देश में, तुमने जिस कर्जन को भेजा है ना, ये उनके लिए चाक चौबंद व्यवस्था करते थे। कारपेट बिछा हुआ, फूलों की वर्षा, और एकदम से महल वहल सजा हुआ, बेहतरीन सुविधाएं सारी होती थी। उसी को बोलते हैं दिल्ली दरबार। तो समझ रहे आप, महारानी का घूमने का मन हुआ, महाराज का या गद्दी के वारिस का भारत घूमने का मन हुआ, तो क्या होगा? उनके स्वागत के लिए भैया सारे चाक चौबंद इंतजाम किए जाएंगे। एक दौर आएगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और आपका सरदार भगत सिंह रोंगटे ना खड़े हो जाए तो कहना, आप कहेंगे एक ऐसी स्थिति देश में पैदा हो गई। प्रिंस ऑफ वेल्स घूमने आया 1921 में, लोगों ने कहा भाग जा वापस, वापस भागने तक को मजबूर कर दिया। बहुत विरोध होगा उसका 1921 में। अच्छा, मिंटो की बात करते हैं। मिंटो के समय क्या हुआ? आपका मुस्लिम लीग का गठन हो गया बंगाल विभाजन के बाद में। ये मिंटो जिम्मेदार है। मिंटो को हम बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। इसी ने बांटा, क्या बोलेंगे? सांप्रदायिक निर्वाचन का अधीन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वेद प्रकाश कुशवाहा, एकदम ठीक है। चलो आगे आएंगे। कांग्रेस में फूट, कांग्रेस में फूट किसके समय में पड़ी थी? कांग्रेस बट जाएगी नरम दल और गरम दल में। किस में बट जाएगी? नरम दल और गरम दल में बट जाएगी। नरम दल में आपका कौन लोग होंगे? गांधी जी हो गए, दादा भाई नेहरू हो गए, ये बाकी के जितने भी लोग थे। लेकिन लाल बाल पाल ये किधर हैं? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, आपका विपिन चंद्रपाल, बाद में आपका इसमें बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाएंगे, जो ये विश्वास रखते थे कि अंग्रेजों का इलाज अलातों के भूत बातों से नहीं मानते, जो मानते थे कि अंग्रेज ऐसे नहीं जाएंगे। वो सब कौन थे? वो गरम दल के लोग थे। ठीक है, कांग्रेस में फूट। 1909 में मॉर्ले मिंटो अधिनियम, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। मॉर्ले मिंटो अधिनियम क्या बोलेंगे? बोलेंगे भी फटाफट से, ये 1909 में। बात करेंगे प्यारे बच्चे, ललित झक्कड़ ऐसे नहीं बोलते। जैसे आप कह रहे हैं कब आया था, जब आएगा तभी बताएंगे। उस घटना का वर्णन मैं बहुत लंबा तभी करूंगा। अब मैं तुम्हें कांग्रेस का अधिवेशन अगर बताने लग जाऊं बीच में तो अर्थ ही नहीं रहेगा उसका।
जब वो आएंगे तब उनको पढ़ेंगे। हार्डिंग द्वितीय, इसके समय लगा तीसरा दिल्ली दरबार, और तीसरे दिल्ली दरबार में क्या कहा गया था कि कलकत्ता, देखो 1911 तक कलकत्ता रही है राजधानी भारत की। कलकत्ता, कलकत्ता से राजधानी कहाँ गई? कलकत्ता से राजधानी दिल्ली, राजधानी दिल्ली, कलकत्ता से राजधानी आई दिल्ली। और ये क्या हुई प्यारे बच्चे? घोषणा हुई। पहले इसको अनाउंस किया गया, घोषणा हुई थी ये प्यारे दोस्त, कब? आपका 1911 में। लेकिन बनी कब दिल्ली? दिल्ली बनी कब राजधानी? तो वो 1911 में नहीं बनी है, दिल्ली बनी राजधानी 1912 में। और नई दिल्ली फिर एक शहर बसाया गया दिल्ली के पास में। नई दिल्ली अलग अलग है, नई दिल्ली अलग है, ठीक है, क्षेत्र है एक। नई दिल्ली बसी कब? नई दिल्ली बसी आपका 1927 में। और फिर नई दिल्ली को राजधानी देश की बनाया गया। ये 3 बार राजधानी बदल गई देश की। नई दिल्ली राजधानी कब बनी? नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1931 में। कब? 1931 में। तो हमेशा देख लेना प्रश्न क्या पूछे, नई दिल्ली पूछे तो 1931, और पूछे दिल्ली राजधानी कब बनी थी? 1912। दोनों प्रश्नों में अंतर है, ठीक है, ध्यान से बोलेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो हाँ, चेंज कर लेना शिवम राठौड़ उसको, ठीक है। 1898 गांधी जी भारत वापस आएंगे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। होम रूल लीग, स्वशासन के लिए जब पहला विश्व युद्ध चल रहा होगा 1914 से 1918, उसी समय देश में एनी बेसेंट और तिलक 2 लीग चलाएंगे, मद्रास होम रूल लीग और पुणे होम रूल लीग, ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये होम रूल लीग किसके समय चला था? आपका हार्डिंग द्वितीय के समय पर, ठीक है, हार्डिंग द्वितीय के समय पर। यह हार्डिंग द्वितीय आएगा, इसके हाथी पर चांदनी चौक में बम फेंका जाएगा हार्डिंग पर, वो घटना भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी 1916 में। क्या बोलोगे? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी ने की थी 1916 में, ठीक है। ये दरअसल में जब मैं एनी बेसेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ तब मैं बताऊंगा एनी बेसेंट जब भारत आई 1893 में, तो एनी बेसेंट ने 1898 में वाराणसी में एक बनाया था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, CHC जिसको हम बोलते हैं, वही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो 1898 का था वो 1916 में बन गया था आपका, क्या बोलेंगे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्या बोलेंगे? कौन थे ये? पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे जिन्होंने इसको बनाया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कौन है? जिनको अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में 2015 का क्या मिला था? भारत रत्न मिला था, ठीक है, कोई परेशानी? कल की क्लास में हम यहाँ से पढ़ेंगे भैया चेम्सफोर्ड से, आप लोग एक बार लिख करके इसको तैयार रख सकते हैं ताकि कल आप चीज़ों को समझ पाएं। और यहीं से आगे हम बढ़ जाएंगे कल 1857 की क्रांति की तरफ, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें। बहुत सारा उम्मीद करूंगा बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने समझी होंगी और याद करते चलेंगे, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं उन घटनाओं का जिक्र हो रहा है जो हम आगे अब पढ़ेंगे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।